एप्पल जैसी विश्वविख्यात कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे एक मार्गदर्शक और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दी गई स्पीच कालजयी है और आज भी स्टूडेंट्स को प्रेरित करती है। अपने सब्सक्राइबर्स की मांग पर हम उनकी वह बेहद चर्चित स्पीच आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह स्पीच आपको पसंद आएगी। आज दुनिया की सबसे शानदार यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके साथ एक सच साझा करना चाहता हूँ। मैंने किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं की। आज पहली बार मैं किसी कॉलेज से इस तरह से जुड़ रहा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ आता जाता रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी भूमिका मेरे जन्म से पहले ही लिख दी गई थी। मुझे जन्म देने वाली माँ एक युवा और अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वे मुझे किसी और को गोद देना चाहती थीं, पर उनकी यह इच्छा थी कि कोई ग्रेजुएट व्यक्ति ही मुझे गोद ले। सब कुछ बिल्कुल तय हो गया था और मैं एक वकील दंपत्ति के द्वारा गोद लिया जाने वाला था। पर अचानक उन लोगों ने अपना विचार बदल दिया और यह निश्चय किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे वर्तमान अभिभावक को फ़ोन करके बोला गया कि हमारे पास एक बच्चा है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दिया। लेकिन बाद में मुझे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी पालक माँ ग्रेजुएट नहीं है और पिता ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। इसलिए उन्होंने गोद देने वाले कागज़ साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद जब मेरे अभिभावकों ने मुझे कॉलेज भेजने का आश्वासन दिया, तब मेरी माँ मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया था। इससे मेरे अभिभावकों की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई सार्थकता नहीं दिखी। मुझे इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा और यह कॉलेज मुझे किस तरह से मदद करेगा। इसके साथ ही मुझे अपने अभिभावकों की जीवन भर की कमाई खर्च करने का अफसोस भी था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का निश्चय किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। हालांकि उस समय यह मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का यह सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने का दबाव समाप्त हो गया। लेकिन मैं फिर भी चुपचाप अपने इंटरेस्ट की क्लासेस अटेंड करता रहा। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उस वक्त मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं दोस्तों की कोक की बोतल को वापस करके उससे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि हफ्ते में एक दिन ही सही भरपेट खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी समझ और जिज्ञासा की वजह से उस समय किया, वह बाद में मेरे लिए बेकार साबित हुआ। मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी।
जहां सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना सिखाया जाता था। इसकी वजह से पूरे कैंपस में सुंदर सुंदर पोस्टर नज़र आते थे। चूँकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सभी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं सुलेख यानी कैलीग्राफी की क्लास ज़रूर ज्वाइन करता था। वहाँ पर मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा। इसके साथ ही मैंने सुलेख को सुंदर बनाने की कला और लेटर कॉम्बिनेशन के स्पेसेस के बारे में भी सीखा। यह बेहद खूबसूरत था, इतना कलात्मक था कि इसे साइंस के द्वारा नहीं समझा जा सकता, और ये मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का कभी अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने उस सुलेखन की कला को मैक में शामिल कर दिया, और इस तरह मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो निश्चित ही मैक में मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। निश्चय ही जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में झांक कर इन डॉट्स को जोड़ पाना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य में झांक कर कड़ियाँ नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ बीते हुए कल को देखकर एक अनुमान कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो कुछ हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने हौसले में, अपनी किस्मत में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में। किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि यह विश्वास ही आगे चलकर जब आपकी कड़ियाँ जोड़ेगा तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने में मदद मिलेगी, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। मैंने जब अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की है। मैं 30 साल का हो गया था और तभी मुझे कंपनी से बाहर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से बाहर कैसे हो सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने मदद के लिए एक अन्य योग्य व्यक्ति को अपॉइंट किया। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची और उन लोगों ने उसका साथ दिया और 30 साल की उम्र में मुझे निकाल दिया गया, सार्वजनिक रूप से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी ज़िंदगी का लक्ष्य था वह अब समाप्त हो चुका था और ये बिल्कुल ही हताश करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी की एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड से और बॉब नाइसे से मिला और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। वास्तव में यह मेरी एक बड़ी विफलता थी। एक बार तो मेरे दिमाग में सब कुछ छोड़कर दूर चले जाने का भी ख्याल आया, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अभी भी मेरे भीतर मेरे काम के प्रति भरपूर उत्साह है और पहले की तुलना में उसमें ज़रा भी कमी नहीं आई है।
हालांकि मुझे अस्वीकृत कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने का निश्चय किया। मैंने तब नहीं सोचा था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से बाहर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। पहले जो मेरे सिर पर कामयाब होने का बोझ था, अब वह नौसिखिया होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था और इस आज़ादी की वजह से ही मैं अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में पहुंच सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली एनिमेशन आधारित पिक्चर टॉय स्टोरी बनाई और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक का इस्तेमाल करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, पर अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं ज़िंदगी में इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। मैं अपने काम को प्यार करता हूँ। इसलिए आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को पाना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरी है जिसे करते समय आप आनंद महसूस करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तव में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वह काम करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वह करें जिसे करने में आपको आनंद की अनुभूति होती हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे संबंध में होता है, वो समय के साथ साथ और बेहतर होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक सूत्र वाक्य पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इस वाक्य ने मेरे दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ी और तब से यानी पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है: अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। मैंने इस बात को हमेशा याद रखा कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा और इसने मुझे अपने जीवन के बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में बहुत मदद की, क्योंकि जब एक बार मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा घमंड, नाकाम होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में फोड़ा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका सीधा सा यह मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब है कि आप कोशिश करिए
कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस परीक्षण के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई की मदद से उस फोड़े के कुछ अंश निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे फोड़े के सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। उन सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। मेरा ऑपरेशन हुआ और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। फिर भी मौत वो मंजिल है जहाँ हर किसी को पहुँचना है। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी चेतना को डूबने मत दीजिए। वह पहले से ही जानती है कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। इसके अलावा बाकी सब गौड़ है। जब मैं छोटा था तब द होल अर्थ कैटलॉग नाम से एक प्रकाशन हुआ करता था जो मेरी पीढ़ी में बेहद लोकप्रिय था। उसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ मिलान पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था ने बहुत जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। वह पूरा कैटलॉग टाइपराइटर और पोलराइड कैमरा की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक किताब के रूप में बदल दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टुअर्ट और उनके सहयोगियों ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई संस्करण निकाले और अंत में एक समापन अंक भी निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था। तब मैं आपके जितना था। उस अंतिम अंक के पिछले कवर पर सुबह के समय की किसी गांव की सड़क का एक दृश्य छपा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका विदाई संदेश था। मैंने अपने लिए हमेशा यही कामना की है और अब जब आप लोग यहाँ से स्नातक हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ कि आपके भीतर नया सीखने की भूख हमेशा बनी रहे और आप कभी अपने आप को सर्वज्ञ समझने की भूल ना करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।